नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम जो वस्त्र हम धोते हैं उसके पश्चात उनमें किस प्रकार से नवीनीकरण लाएं इस बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा कि हम वस्त्र दो मुख्य कारण से इसको साफ करते हैं। एक, जो उसमें फिक्स डर्ट होती है उसे रिमूव करने के लिए, और दूसरा हम जो उसमें लूज डर्ट होती है उसे हटाने के लिए। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, अर्थात हम विभिन्न प्रकार के जो वॉशिंग प्रिंसिपल्स हैं, मेथड्स ऑफ हमारा जो वॉशिंग है उनका उपयोग करते हैं। और इसमें हम दो तरह की विधियां विशेष रूप से होती है कि जो चिकनाई वगैरह होती है उसको हम गर्म पानी ई वाली विधि के माध्यम से, और जो वस्त्र हमारे बहुत सिंपल डर्ट होते हैं उन्हें हम एक माइल्ड सोप के माध्यम से धोते हैं। जहाँ तक हमने देखा, जो मेथड्स हमने यूज़ किए थे वो थे हमारे कि हाथों के द्वारा हल्का दबाव डालना, दूसरा कि सक्शन मेथड को यूज़ करना, तीसरा रगड़ कर या फ्रिक्शन मेथड को यूज़ करना, और चौथा जो मेथड हमने हमारी वॉशिंग के लिए यूज़ किया था वह था हमारी वॉशिंग मशीन का उपयोग करना। बाज़ार में कई प्रकार की वॉशिंग मशीन्स उपयोग आती हैं, ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक मशीन्स और सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स। तो हम इन दोनों ही प्रकार की मशीन्स में वस्त्र धोते हैं, परंतु वस्त्र धोने के पश्चात हम देखते हैं कि अधिकांशतः हमारे वस्त्र बहुत मुड़े हुए, उनमें सलवटें होती हैं और वे पहनने योग्य नहीं होते हैं। इन वस्त्रों को पहनने योग्य बनाने के लिए इनमें नवीनता, सुंदरता और जीवनमय बनाने के लिए हम धोने के पश्चात हमारे वस्त्रों के अंदर कई प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं, जिससे हमारे वस्त्र का स्वरूप निखरता है, उसका सौंदर्यीकरण बढ़ता है, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा पुराना वस्त्र पुनः नवीन हो जाता है। जो प्रक्रियाएं या परिष्कृतियां हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत हम करते हैं वह, सबसे पहले हम कपड़ों को हल्की सी नमी प्रदान करते हैं अर्थात डैम्पनिंग ऑफ क्लोथ्स करते हैं। इससे बाह्य स्वरूप को सुधारने में और सीधा करने में और चिकना करने में हमें मदद मिलती है। यूजुअली जब हम प्रेस करते हैं या खींचतान करते हैं तो उसकी आकृति के अंदर विषमता आ जाती है, और उस आकृति को बनाए रखने के लिए और उसमें नम्यता रहेगी तो वस्त्र के जब हम उसकी साइज को हमें एक्चुअली साइज को एक स्टिल बनाना है, तो हमें उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि हम उसको हल्की सी नम्यता या डैम्पनेस रखें। रेशमी, ऊनी, रेयॉन, नायलॉन आदि वस्त्रों को नम अवस्था में ही उठा लेना चाहिए। नम करने के लिए गुनगुने पानी का प्रयोग किया जाता है। सूती तथा लिनन वस्त्रों में इस्त्री करने के लिए ऐसे पूर्व उन्हें नम करना आवश्यक होता है, जिससे सलवटें आराम से निकल जाती है। कई बार हम देखते हैं कि प्रेस करने से पहले हमारी धोबी वस्त्रों के ऊपर पानी के छींटे मारता है, क्योंकि जैसे ही नमी ग्रहण करता है तो आयनिंग जब हम करते हैं तो उसमें जो रेशे हैं वे जो सिकुड़े हुए हैं वे आसानी से फैल जाते हैं। मोड़, प्लीट्स, कफ, कॉलर्स, अन्य तह वाले स्थानों पर गीले हाथों से नम करना चाहिए, या हमें एक कपड़ा लेना चाहिए, उस कपड़े को नम करना चाहिए और उस गीले कपड़े को हम इन भाग में रगड़ना चाहिए। वस्त्रों पर छींटा देकर इन्हें तौलियों में लपेटकर कुछ देर के लिए छोड़ देना चाहिए, जिससे कि पूरे वस्त्र में एक इवन डैम्पनेस आ जाती है। तो डैम्पिंग के माध्यम से हम कह सकते हैं कि वस्त्रों के बाह्य स्वरूप को हम सुधारते हैं। जो सेकेंड आयनिंग प्रोसेस आता है उसके अंदर होता है आयरन करना, अर्थात वस्त्रों पर इस्त्री के लिए हम एक इक्विपमेंट यूज करते हैं जिसे हम इलेक्ट्रिक आयरन बोलते हैं।
यह आयन पहले चारकोल या कोयले की होती थी, परंतु अब यह हमारी फुली इलेक्ट्रॉनिक और स्टीम की होने लग गई है। वस्त्र पर इस्त्री करने के लिए एक गद्दीदार टेबल की जरूरत पड़ती है। उस गद्दीदार टेबल न होने पर हम एक सिंपल मेज पर एक मोटे कपड़े बिछा सकते हैं। इस्त्री करने के लिए मेज पर हम सबसे पहले कंबल बिछाएं और कंबल के ऊपर चादर रखें। इस्त्री करते समय इस्त्री की यह व्यवस्था कर लेनी चाहिए। वस्त्र को नम बनाने के लिए चौड़े मुंह वाले मग या कटोरे के अंदर हमें एक पानी का साथ में रखना चाहिए। इस्त्री के माध्यम से हम सबसे पहले जो किनारी होती है उन्हें सैल्वेज होती है उन्हें समानांतर बनाते हैं। फिर स्थिति आगे पीछे रगड़ना चाहिए। इस्त्री के तापक्रम एवं दबाव वस्त्र की बनावट एवं आकार पर निर्भर करता है। आजकल स्वचालित या ऑटोमेटिक प्रेसेस आ गई हैं और इनमें एक रेगुलेटर लगा रहता है जिसे हम थर्मोस्टैट्स बोलते हैं। वे एक्चुअली जितना टेम्परेचर एक कपड़े के लिए आवश्यक होती है उतना हम वो मेंटेन करती है इस्त्री, और इस प्रकार हम डायरेक्ट आयरनिंग कर सकते हैं। यूजुअली हमें तेज जो आयरनिंग होती है वह कॉटन कपड़ों के लिए करी जाती है, और जो माइल्ड या धीमा टेम्परेचर वाली जो रेगुलेटर पे नॉब होता है वहाँ पर करने से हमें रेशमी वस्त्रों की आयरनिंग की जाती है। साथ ही यदि हमें कोई बहुत ही डेलिकेट वस्त्र का आयरन करना है तो उसके ऊपर, या हमें लगता है कि आयरनिंग करने से हमारे वस्त्र को डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तब हमें उसके ऊपर एक हल्का पतला महीन वस्त्र डालकर उस महीन वस्त्र के ऊपर आयरनिंग करनी चाहिए। सूती एवं लिनन वस्त्रों पर पूरे दबाव डालते हुए अधिक गर्म इस्त्री की जाती है ताकि इनकी सलवटें निकल जाती है। इस्त्री पहले मोड़, प्लीट्स, चुन्नट, कफ, कॉलर आदि भागों पर की जानी चाहिए, देन शेष भाग पर करना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रेसिंग। प्रेसिंग का जैसा कि अर्थ है कि दबाव डालना, अर्थात टू प्रेस। उसको जीवन में आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रेसिंग या फिनिशेस की जाती है, जिससे कि जो सलवटें होती है उन्हें बार बार गर्म इस्त्री रगड़ने से नहीं हटती, अथवा रगड़ने से जो रेशे खराब होने का भय होता है, तो उन सतह पर हम एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया अपनाकर दबाव डालते हैं। स्त्री को रगड़ा नहीं जाता। ऊनी, क्रेप, वेलवेट, बुनी वस्त्र, निटेड गारमेंट्स, जॉर्जेट आदि पर इस प्रकार का परिष्करण किया जाता है। इन वस्त्रों पर गर्म इस्त्री रगड़ने से इनकी रचना, बनावट, आकृति बिगड़ने का डर रहता है। तब इसके लिए हम एक प्रेसिंग फिनिश जो होती है उसका उपयोग करते हैं। एक और फिनिश जो हम वस्त्रों के लिए आम रूप से करते हैं वह है भाप वाली इस्त्री या स्टीमिंग। वस्त्रों में ताजगी, नवीनता और जीवंतता लाने के लिए भाप का उपयोग किया जाता है। भाप की वस्त्र पर डाला जाता है जिससे परिष्कृति का प्रचलन कम होता है। भाप द्वारा रोएदार और पाइल वाले वस्त्रों जैसे वेलवेट, वेलवेटीन आदि वस्त्रों पर हटाया किया जाता है, पर इससे जो सिकुड़न होती है वह हट जाती है तथा उनमें आकर्षक, नवीन, सुंदर बनाया जाता है, जिससे वस्त्र हमारे बहुत सुंदर, रोए नष्ट नहीं होते हैं और वस्त्र का आकर्षक बना रहता है और देखने में वे भद्दे, बेजान और आकर्षण विहीन नहीं लगते हैं। भाप देने की प्रक्रिया में थोड़ी गीली अवस्था में वस्त्र को गर्म इस्त्री के सामने पकड़कर टांग दिया जाता है, जिससे भाप वस्त्र की रचना में से गुजरता हुआ बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया में उनके दबे हुए रुए या पाइल उठ जाते हैं। इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक करने के लिए केतली के पानी में घोलाया जाता है। जब केतली के मुंह से भाप निकलने लगती है तो उसके सामने वस्त्र को लटकाकर रख देते हैं। भाप की प्रतिक्रिया से सलवटें खत्म हो जाती है और रोए उठ जाते हैं, उनमें चमक आ जाती है, परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि हमेशा भाप एक्चुअली वस्त्र की उल्टी तरफ ही हमें देनी चाहिए। नेक्स्ट होती है कैलेंडरिंग विधि, जो कि हम
करते हैं वस्त्र में नवीनता लाने के लिए। कैलेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा वस्त्रों के परिष्करण घरों में तो नहीं किया जाता, यह बृहद जो बहुत बड़ी व्यापारिक लॉन्ड्रीज होती है उनके अंदर किया जाता है। विशेष रूप से चादर, बेडशीट्स आदि पर कैलेंडरिंग प्रोसेस की जाती है। इसमें धातु के दो बड़े बड़े रोलर्स लगे रहते हैं। इन्हीं दोनों रोलर्स के बीच में से वस्त्र को गुजारा जाता है। परिष्करण करते समय रोलर्स का में ताप प्रभावित किया जाता है। रोलर्स भारी वजन के होते हुए है जब वस्त्र इन दोनों रोलर्स के मध्य से गुजरता है तो उन पर काफी दबाव पड़ता है, जिससे वस्त्र पर पड़ी सारी सलवटें दूर हो जाती है। वस्त्र सीधा और चिकना हो जाता है और इस पर चमक आ जाती है तथा वस्त्र आकर्षक एवं सुंदर हो जाता है। परंतु इस विधि का प्रयोग घर पर संभव नहीं है, यह बड़ी बड़ी लॉन्ड्रीज के अंदर ही होता है। नेक्स्ट आती है एक और विधि है जो कि हम वस्त्र में नवीनता लाने के लिए व्यावसायिक स्तर पर करते हैं। विशेष रूप से विशेष लॉन्ड्रीज के अंदर ये प्रक्रिया होती है। यह मैंगलिंग प्रोसेस, MENGALING मैंगलिंग प्रोसेस। इस प्रक्रिया में भारी और मोटे वस्त्र की परिष्कृति की जाती है। इस विधि में धुले हुए वस्त्रों को निचोड़कर तुरंत ही मैंगल में से निकाला जाता है, जिससे वस्त्र सीधा और चिकना हो जाता है। परंतु परिष्करण की यह विधि भी घरेलू उपयोग में नहीं है। हाँ, यह उपयोग व्यावसायिक स्तर पर वस्त्रों को चमकदार, सीधा, चिकना बनाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि घरेलू स्तर पर हम धोने के पश्चात वस्त्रों के अंदर नवीनीकरण, आकर्षकता, उसमें बेजान बनने से बचाने के लिए उसमें कई प्रकार की फिनिशेस की जाती है। तो हम देखते हैं कि वस्त्र को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रक्रिया अपनानी चाहिए या लॉन्ड्रिंग की कुछ यूजफुल सजेशंस हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारी धुलाई प्रक्रिया आसान हो जाए। तो हम सबसे पहले जब कोई भी वस्त्र धोते हैं तो उस वस्त्र को धोने से, जैसा कि हम जानते हैं कि उस वस्त्र को धोने से न केवल उसकी गंदगी दूर होती है परंतु उसकी मजबूती, टिकाऊपन, कोमलता, सौंदर्यता, नवीनता, रंग, ताजगी, जीवन क्षमता और सेवा क्षमता, इन सब के अंदर वृद्धि हो जाती है। तो एक प्रोसेस हम अपनाएंगे तो इन सब क्वालिटीज को हम इम्प्रूव कर देंगे। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें सब वस्त्रों की अलग अलग छटाई करनी चाहिए। जैसे कि रंगीन वस्त्र हैं तो उन्हें अलग करना चाहिए, जो महीन वस्त्र हैं उन्हें अलग करना चाहिए, जो भारी वस्त्र हैं उन्हें अलग करना चाहिए। तो अलग अलग वस्त्रों को हम उनमें उपस्थित जो गंदगी की मात्रा है, गंदगी की किस्म है, वस्त्र के वर्ग एवं किस्म, वस्त्र के वयन एवं रचना, विभिन्न रंगों के अनुसार और कच्चे व पक्के रंग के अनुसार हमें वस्त्रों की सॉर्टिंग करना आवश्यक होती है। सॉर्टिंग के अंतर यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें इन सब के लिए विभिन्न अलग अलग शोधक पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। यूजुअली वस्त्र पर विभिन्न साबुन, शोधक पदार्थ और अपमार्जनों की क्रिया की हमें जानकारी होना आवश्यक है कि कौन सा साबुन हमें किसके लिए, कौन सा डिटर्जेंट किस वस्त्र के लिए एक्चुअली यूजफुल है और कौन उसे हानि पहुंचा सकता है। थर्ड चीज जो हमें एक इफेक्टिव लॉन्ड्रिंग प्रोसेस के लिए आवश्यक होती है कि विभिन्न प्रतिकर्मक का प्रभाव, रिएजेंट्स का और केमिकल्स का हमारे वस्त्रों पर क्या प्रभाव रहेगा, इसकी हमें जानकारी होना चाहिए। सॉर्टिंग करने के बाद हम देख लें कि यदि कोई वस्त्र फट रहा है तो उसकी हमें मेंडिंग प्रोसेस करना चाहिए, अर्थात वस्त्र की मरम्मत करनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि वस्त्र पर विशेष दाग धब्बे होते हैं, तो उन दाग धब्बों को पहले हमें धुलाई प्रक्रिया से पहले विभिन्न प्रकार की जो दाग धब्बे छुड़ाने की विधियां हैं उसको अपनाकर छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद पॉकेट्स को हमें हमेशा चेक करना चाहिए।
कोई भी डेकोरेटिव आर्टिकल, विशेष रूप से जो छल्ले वगैरह लगे रहते हैं, उन्हें हमें धोने मशीन में डालने से पहले हटा देना चाहिए। फिर धोने के लिए जो हमें आवश्यक सामग्री चाहिए उसे हमें इकट्ठा करना चाहिए। हमें वस्त्र का उसके जो रचना है उसके अकॉर्डिंग सूटेबल सिलेक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स करना है। अरेंजमेंट ऑफ वाटर प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मशीन चल रही है और आपकी मशीन बीच में पानी, टंकी में पानी समाप्त हो जाए, तो आपको पानी की वाटर सप्लाई निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है, अन्यथा आपका लॉन्ड्रिंग प्रोसेस प्रभावित हो जाएगा। इसके बाद प्रॉपर मेथड उसकी धुलाई की आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसके लिए कौन सा मेथड आपका धुलाई में बेस्ट रहेगा। हैंड मेथड रहेगा, फ्रिक्शन मेथड रहेगा, सक्शन मेथड रहेगा, या वॉशिंग मशीन में आप जैसे भी डाल दें। आजकल तो वॉशिंग मशीन्स के अंदर हमने देखा कि ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम्स आते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करके हमें उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमें वस्त्रों को धोना चाहिए। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं कि लॉन्ड्रिंग करने के पश्चात उनको उपयुक्त स्थान पर हमें सुखाना भी आवश्यक होता है। न केवल धुलाई, धोने के पश्चात हम कह रहे हैं कि फिनिशिंग्स के अंतर्गत आता है कि उसको हम ड्राइंग प्रोसेस कैसे करें। वस्त्रों को सुखाने के लिए हमें जहाँ तक हो सकता है कि कुछ वस्त्र हमें छायादार सुखाने चाहिए, छाया में ही सुखाना चाहिए जिससे कि वस्त्र को खराब न हो। वस्त्रों को सुखाने के लिए इस तरह से कई बार जैसे ऊनी वस्त्र फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, उन्हें हमें लटकाकर नहीं सुखाना चाहिए। जॉर्जेट्स के वस्त्र है जहाँ पर वस्त्रों का सुखाने सही विधि हम सुखाने की नहीं अपनाएंगे तो उसमें उसकी प्रक्रिया, उसकी जो डायमेंशंस हैं हमारे वस्त्र के खराब हो जाएंगे। तो हमें सही प्रक्रिया सुखाने की अपनाना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आता है कि जब हमारा वस्त्र सूख जाता है, अर्धनम अवस्था में होता है, तभी हमें उस पर आयनिंग करनी चाहिए जिससे कि वस्त्र हमारा फिनिश्ड वस्त्र तैयार हो जाए, उसमें नवीनता आ जाए, सजीवता आ जाए और वस्त्र हमारा बहुत ही सुंदर और आकर्षक बन जाए। ये बहुत बहुत धन्यवाद।